सुबह मेरे चाचा के बड़े लड़के का फोन आया था। उसका अमेरिका में वीजा लग गया है। अरे वाह, अब तो वो डॉलर छापेगा। हाँ यार, आजकल सब लोग ना विदेशी भाग रहे हैं। कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई कनाडा, और हम लोग यहाँ छोटी छोटी नौकरियों में फंसे हुए हैं। बस यही तो, रोज दफ्तर में बॉस डेडलाइन देता रहता है। जिंदगी पूरी तरह बोर हो चुकी है। तीनों दोस्त चाय की प्याली पकड़कर धीरे धीरे बातें करते जा रहे थे। उनकी नजरों में विदेश एक चमकता हुआ सपना था। जानते हो, मेरे पड़ोसी का छोटा बेटा इंग्लैंड गया है। वहां से फोटो डालता है सोशल मीडिया पर। इतनी बढ़िया लाइफ जी रहा है कि देखकर बहुत गुस्सा आता है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है वीजा लगवाने के लिए। मेरे पास भी नहीं है, और वैसे भी जब तक कोई जान पहचान वाला ना हो सब मुश्किल ही है। कुछ देर तक तीनों के बीच सिर्फ विदेशों की ही बातें होती रहती है। मुझे तो कनाडा जाने का बहुत मन है। अगर जुगाड़ लग जाए तो मैं तो तुरंत चला जाऊं। हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन नौकरी छोड़कर कैसे जाएं? हमारे परिवार का क्या होगा? रघु, तेरे तो बड़े भैया है ना, वो तो सब इंडिया में संभाल लेंगे, तू तो जा सकता है। हाँ प्रकाश, पर अरे यार, मेरी भी परेशानियां कम नहीं है। चाय खत्म हुई और सब अपने अपने रास्ते लौट गए। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, चाचा के लड़के का फोन आया था। उसका अमेरिका में वीजा लग गया है। ऑफिस में था तो आप लोगों को बता नहीं पाया। वो कह रहा था कि आप लोगों को बता देना, और बोल रहा था कि आपका फोन नहीं लग रहा है। रघु बेटा, मेरा फोन खराब हो रहा है, तुम कल ले जाकर बनवा देना। ठीक है माँ। अच्छा माँ, लोग कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अपनी जिंदगी बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत कब खुलेगी। तभी रघु के पिताजी इवनिंग वॉक करके घर लौटे। अरे रघु, तेरी भी किस्मत खराब है बेटा। एक आदमी से बात की थी, वो कम पैसों में कनाडा भेजने को तैयार था, लेकिन वो कभी कहता है अगले महीने, कभी कहता है उसके बाद कागज आएगा, ये वो। अच्छा हुआ हम लोगों ने उसे पैसे नहीं दिए। नहीं, वो धोखेबाज नहीं है। कई लोगों को भेजा है उसने विदेश, बस इसका ही काम लेट हो गया। अरे चिंता मत कर बेटा, तेरा भी दिन आएगा, तू भी एक दिन कनाडा जाएगा, देखना। इसके कुछ दिन बाद अचानक एक बस स्टॉप पर, अरे रघु, ओ रघु। कौन? अरे मैं तेरा स्कूल का दोस्त देव, पहचाना? अरे नहीं यार, याद नहीं आ रहा। अरे मैं वही देव हूँ जो क्लास 7 में तेरे साथ पढ़ता था, याद है? हमारी लड़ाई भी हुई थी और बाद में मैंने तुझसे माफी भी मांगी थी। अरे तू देव है? कितना बदल गया है यार तू। और तू बिल्कुल वैसा का वैसा है, बस थोड़ा थका थका लग रहा है। छोड़ यार, बता क्या कर रहा है तू आजकल? कुछ खास नहीं, बस कनाडा जाने की तैयारी कर रहा हूँ। सच में? वीजा लग गया क्या तेरा? अभी नहीं, लेकिन जल्दी लगने वाला है। वो कैसे? एक कंपनी खुली है, सिर्फ 100 रुपए में वीजा लग जाता है। क्या 100 रुपये में? मजाक कर रहा है क्या? मजाक नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों का लग चुका है। मेरा भी प्रोसेस चल रहा है। मैं खुद वहां गया था, ऑफिस भी देखा, पूरा सिस्टम सही है। 100 रुपये की बात है तो चलो ट्राई कर लेते हैं। उसने बिना देर किए वहीं पर 100 रुपये देव को पकड़ा दिए। ठीक है, मैं तुझे ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ, 2 दिन बाद वहीं पर पहुंच जाना, दिन में 1 बजे, ठीक है? ओके। घर लौटते ही रघु ने सबको खबर दी। 100 रुपये? बेटा इतनी सस्ती बातों में फंस मत जाना। सही कह रहे हैं आप सासू माँ, ये सब धोखा भी तो हो सकता है ना? नहीं, देव ने खुद कहा है। वहां कनाडा के बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है। जिन्हें काम करने वाले लोग चाहिए वे हम जैसे को हायर कर लेते हैं। परिवार पहले तो हैरान हुआ, मगर रघु के विश्वास से धीरे धीरे सबका शक थोड़ा कम हुआ। इसके 2 दिन बाद रघु अपने बड़े भाई आयुष्मान को लेकर उस कंपनी के ऑफिस गया। दोनों अंदर पहुंचे। बड़ा सा हॉल और 4-5 स्टाफ कंप्यूटर पर बैठे हुए काम कर रहे थे। रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। 2-3 ग्राहक भी अपनी फाइलें लिए खड़े थे। वाह, जगह तो सच में प्रोफेशनल लग रही है। अभी एक कस्टमर इन लोगों से बातचीत करने लगती है। आप लोग नए हैं? जी। अच्छा, वीजा लगा क्या आपका? हाँ, मेरे छोटे भाई का वीजा लगवाया था मैंने। उसका वीजा कल आने वाला है। सच कह रही हो आप? जी बिल्कुल, मेरे बड़े भाई का वीजा भी यहीं से लगा था। अब तो वो कनाडा में जाकर सेटल भी हो गया है।
इसके बाद दोनों भाइयों ने तुरंत अपने कागज जमा किए और ऑफिस से बाहर निकले। अब रघु हर दिन देव को कॉल मिलाता था और उससे ऑफिस की जानकारी वगैरह लिया करता था। रघु भाई, कनाडा की तैयारियां मत छोड़ना, जल्द ही तेरी भी बारी आने वाली है। देखो, अब मेरा वीजा तो बस कुछ दिन में लगने वाला है, कभी भी आ सकता है। कुछ दिन बाद, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? कनाडा चला गया होगा शायद। अगले दिन वो सीधे कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। मैडम, वो देव मेरा दोस्त, उससे बात करनी थी, नंबर चाहिए था उसका कनाडा का। जी, वो तो कल रात को ही कनाडा चले गए हैं, ये रहा उनका नंबर। घर जाकर उसने झट से देव का कनाडा का नया नंबर मिलाया, लेकिन उधर से फोन से आवाज आई, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रीचेबल। अरे छोड़ो यार, अब उससे मैं कनाडा जाकर ही मिलूंगा। तभी दोपहर के वक्त दरवाजे पर सूरज खड़ा था, हाथ में एक मोटी फाइल लेकर। रघु जी, कैसे हो आप? अरे आप आइए, अंदर आइए। अचानक यहाँ पर आना कैसे हुआ? देखिए रघु जी, 100 रुपए वाली बात तो हो गई, अब असली काम शुरू होना है। आप समझ रहे हो ना? जी, कैसा काम? भाई, आप सोचो, आप कनाडा जाएंगे तो शुरुआत में ही 2-3 लाख महीने की कमाई करेंगे। 2-3 साल में आपकी तनख्वाह 10 से 11 लाख तक तो आराम से पहुंच जाएगी। अरे, आपकी तो पूरी जिंदगी बन जाएगी। सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन अब करना क्या होगा सर? बस एक छोटा सा खर्चा है डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसिंग के लिए। 11-12 हजार रुपए देने होंगे और कुछ नहीं। अच्छा। रघु भाई, हमारी कंपनी ही ऐसी है, बाकी लोग लाखों में फंस जाते हैं। आपको तो भगवान ने मौका दिया है, कोई बेवकूफी होगा जो इतनी छोटी रकम देकर इतने बड़े सपने पूरे करने से मना करेगा। नहीं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैं तैयार हूँ। मैं देता हूँ ना 11,000। तभी आयुष्मान आ गया, वो दोनों की बातें सुन रहा था। बड़े भैया, अब थोड़ी मदद कर दो ना, बाकी मैं भाभी से ले लूंगा, कुछ दोस्त है उनसे मांग लूंगा, सब मिलाकर हो जाएगा। देखिए, ज्यादा टाइम नहीं है, जितनी जल्दी पैसे देंगे उतनी जल्दी आपका प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है? तो रघु जी, आप पैसों का इंतजाम करो, मैं शाम को एक बार और आ जाऊंगा। शाम होती है। तो क्या हुआ, पैसे तैयार है? हाँ बिल्कुल, ये लीजिए पूरे 11,000। सूरज ने पैसों की गड्डी हाथ में ली, पलट कर गिनी और मुस्कुराकर जेब में रख ली। अब समझिए, आपका काम पक्का। अगले 15 दिन में आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर वीजा की भी डेट आ जाएगी। रघु भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भैया, वाह, अब तो सपना सच होने वाला है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। रघु और उसका परिवार हर सुबह यही सोचते, अब कॉल आएगा, अब कनाडा जाने की डेट भी पक्की होगी। तभी एक सुबह सूरज अचानक फिर से उनके घर आ पहुंचा। बधाई हो, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब आप लोग कनाडा जाने की पूरी तैयारी कर दीजिए। ये सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आयुष्मान ने चैन की सांस ली और रिंकी खुशी से झूम उठी। वाह रघु, अब तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, अब तो सबके दिन फिरने वाले हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या, कैसी प्रॉब्लम? जी सर, साफ बताइए। देखिए, कनाडा जाना कोई छोटा काम नहीं है। वहां ये भी देखा जाता है कि आप लोग एलिजिबल है कि नहीं, आपके अंदर कितने स्किल्स है, आपका व्यवहार कैसा है, आप कितने सभ्य हैं, ये सारी चीजें सब साबित करनी पड़ती है। अरे पर हमें करना क्या होगा? अब कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे कलीग्स आएंगे आपके घर, छोटी छोटी ट्रेनिंग देंगे रघु को, जैसे कि वहां कैसे बात करनी है, कैसे खाना बनाना है, किस तरह टेबल पर बैठना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। करीब 10-15 दिन लगेंगे और इस दौरान हमें यहीं आपके घर आना होगा। ठीक है, जब तक मेरा काम हो रहा है हम सब तैयार हैं। बहुत बढ़िया रघु जी, आप जल्द ही कामयाब हो जाएंगे, देखिएगा। अगले ही दिन सूरज 3 साथियों के साथ रघु के घर आ गया। चलिए, तो आज से ट्रेनिंग शुरू। पहले तो हमारे कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप देकर दिखाइए। तो यहाँ पर रघु की ट्रेनिंग चल रही थी और वहां दूसरी और बहुओं की ट्रेनिंग चल रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आते ही इन लोगों ने कॉफी और पकौड़े की डिमांड कर दी थी। खैर, थोड़ी देर में नाश्ता तैयार हो जाता है। सूरज और उसके साथी मिलकर नाश्ते का आनंद लेते हैं। भाई, कॉफी तो एकदम अच्छी है। जी सर, हमारे घर की औरतें खाना बनाने में एकदम नंबर 1 है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
रघु भाई जरा हमको भी अपने घर का स्वाद चखाओ। अब हाँ, रघु को ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी और अपनी भाभी से खाना बनवाना पड़ता है, और खाना भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि अच्छे अच्छे पकवान बनवाए जाते हैं। घर वाले भी मजबूरन में ये सब करने लगते हैं। रघु, ये लोग रोज रोज आकर बैठ जाते हैं, खर्चा बढ़ रहा है। भैया, कल को जब मैं लाखों कमाऊंगा ना, तो ये सब याद भी नहीं रहेगा। बस आप लोग थोड़ा चिल करो ना, और मुझे सपोर्ट करो। तो दिन बीतते गए। सूरज की टीम अब रघु के घर को अपनी बैठक बना चुकी थी, और फिर इसी बीच रघु का जन्मदिन आ गया। सूरज ने उसी दिन रघु से कहा, रघु जी, आज तो खास दिन है। अब तो आप कनाडा भी जाने वाले हो। अरे भाई, लाखों कमाओगे, लाखों, और अगर अपने दोस्तों को एक पार्टी दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मतलब अब तो हम लोग भी आपके अच्छे दोस्त बन गए हैं। सही कहा ना? हाँ हाँ। तो भाई एक बार अच्छे से खिला पिला दो, आखिर आपकी कामयाबी का जश्न है। ठीक है, आज की रात खास होगी। इस तरह इस रात घर पर पार्टी का माहौल बना। होटल से महंगा खाना मंगवाया गया। तब सूरज और उसके साथी जमकर खाए, हंसे और मौज किए। वाह रघु जी, अब तो आप कनाडा जाकर हीरे जवाहरात कमाने वाले हैं। पार्टी तो छोटी थी, लेकिन मजा आ गया। रघु भी अंदर से खुश था। उसे लगा सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तभी, भाई कल की पार्टी लाजवाब थी। आज अगर थोड़ी सी मिठाई मिल जाती तो क्या ही कहना। रघु जी, मुझे ना रसमलाई खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया था। कभी शाम को बैठकर ठहाके, कभी खाने की डिमांड, तो कभी पार्टी की फरमाइश। वहीं पहले कहा गया था 15 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी, पर धीरे धीरे ये 21-22 दिन तक खिंच गई। रिंकी दीदी, अब तो लगता है हम होटल खोलकर बैठे हैं। रोज कुछ न कुछ बनाते रहो। अरे पर क्या करे, देवर जी की खुशी के लिए करना तो पड़ेगा। दिन पर दिन खर्चा बढ़ता गया। रघु और आयुष्मान यही सोचते रहे कि अब तो काम पक्का होने ही वाला है। और एक दिन सूरज फिर आया। रघु भाई, खुशखबरी है, आपका सारा काम क्लियर हो गया है। बस अब छोटे छोटे 1-2 काम रह गया है। अरे यार, कब से सुन रहा हूँ छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम। पैसे कभी इधर उधर लग रहे हैं। अब तो मेरा काम पूरा कर दो। देखिए, चिंता मत करिए, बस कुछ दिन और फिर सब सेट हो जाएगा। दरअसल ऊपर जो बड़ा अधिकारी था ना, वो 2 दिन पहले बदल गया। अब पहले वाला मेरा दोस्त का दोस्त था, लेकिन नया वाला थोड़ा टाइट है। कह रहा है कनाडा वही जाएगा जो थोड़ा अच्छे घर से हो, थोड़ा लेवल दिखे। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको अपना थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाना पड़ेगा। जैसे कि कमरे में एसी लगवाओ, अच्छा अच्छा सोफा काउच रखवाओ। फोटो जाएगी तो असर पड़ेगा। वैसे भी आपका घर बड़ा है, 2 फ्लोर है। ऊपर जैसा वैसा रहने दो, नीचे थोड़ा सा सजा लो। भाई ये सब करना अब मुश्किल है। इतने पैसे तो पहले ही लग चुके हैं। देखिए, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, गलत मत समझना। बस इतना कर लो, आगे सब आसान हो जाएगा। सोचो, कल कनाडा पहुंचकर लाखों कमाओगे तो आज का ये खर्च कुछ भी नहीं लगेगा। सोच लो, सब कुछ आपके हाथ में है, वरना मेरा क्या है। अच्छा अच्छा, ठीक है, करवा देता हूँ। उसकी सैलरी आई तो पूरी की पूरी एसी में डाल दी। बची कुची सेविंग्स और कुछ कर्जा लेकर सोफा भी खरीद लिया। इस तरह घर में नया कमरा तैयार हुआ। एसी की ठंडी हवा और चमचमाता सोफा। सूरज और उसके साथी अब यहीं रोज का अड्डा बनाने लगे। अरे भाई, अब तो लग रहा है असली कनाडा वाला घर। फोटो खींचो, कल ही अधिकारी को भेजी होगी। फोटो तो ली जाती थी, पर उसी बहाने सूरज और उसके लोग यहाँ आराम से घंटों बैठे रहते। बहुएं थक चुकी थी, पर रघु और आयुष्मान समझाने लगते। देखिए पिताजी, जमाना बदल गया है। अब थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ता है। कनाडा जाना इतना आसान कहाँ है। अरे मगर बेटा, ये सब नाटक क्या है? रोज लोग आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, खर्चा बढ़ता जा रहा है। पिताजी, ये सब करना जरूरी है। अगर आज थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे तो कल हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। इस तरह कुछ और दिन सूरज और उसके साथी रघु के घर में आते और इस सोफे और एसी वाले कमरे में आराम से बैठकर कुछ न कुछ फरमाइश करते थे। ये लोग कभी कागज बनाने के नाम पर आते तो कभी किसी और बात के लिए आ जाते। और फिर कुछ दिन बाद सूरज फिर से रघु के घर आया। अरे वाह रघु भाई, कमाल हो गया, कमाल हो गया। आपका तो काम बन गया। आप लोगों ने इतनी कठिन परीक्षा अपने सिर पर ली थी, दिन रात मेहनत की, पैसे खर्च किए, अब सब सफल हो गया। सच कह रहे हो सर आप? अरे हाँ बिल्कुल। अब बस 7 दिन की बात है, वीजा आ जाएगा और आप सीधे कनाडा में होंगे। अरे वहाँ की तो हवा ही अलग है, वहाँ की लाइफ अलग है। सोचो, 7 दिन बाद तुम टोरंटो की सड़कों पर घूम रहे होगे,
और हम लोगों को वीडियो कॉल करके हेलो हाय बोल रहे होंगे। सूरज की बातें सुनकर जैसे घर में दिवाली मन गई। सब पागल हो गए। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगा, आखिर मेहनत रंग लाई। चलो कुछ तो अच्छा होगा अब। इसी बीच घर में एक और मौका आ गया। छोटी बहू नंदिनी का जन्मदिन था। उसे महीनों से एक हार पसंद था। अब उसने पति से जिद ठान ली। सुनिए ना, जाने से पहले मुझे वो हार दिला दो ना, पता नहीं फिर कब मौका मिले। अरे अभी तो खर्चा बहुत हो चुका है। नहीं, अगर अभी नहीं दिलाया तो सासू माँ आपकी कनाडा के भेजे हुए पैसे रख लेंगी और बाद में कहेंगी बाद में देंगे, फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ, और इतने दिनों तक कितना खाना बनाया, कितनी मेहनत करी। अरे कम से कम उसका कुछ तो मेहनताना मिलना चाहिए ना मुझे। रघु ने लाख टाल मटोल की, पर आखिरकार मान गया। इधर उधर से पैसे जोड़े, थोड़ी बची कुची सेविंग उड़ाई, थोड़ा और कर्जा लिया, दोस्तों से भी उधार लिया और नंदिनी को हार दिला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भाभी ने भी मौका देख लिया। देवर जी, हमारे कमरे में भी एक एसी लगवा दीजिए ना, देखे ना नीचे कितना अच्छा लग रहा है। हमारे कमरे में भी होना चाहिए ना कुछ। अरे पर अभी। अरे भाई, अब तो 7 दिन में कनाडा जा रहे हो आप, वहां आप लाखों कमाओगे। ये सब क्या ही मायना रखता है आपके लिए। हाँ बोल दीजिए ना देवर जी। अच्छा ठीक है भाभी। रघु ने भी बिना ज्यादा सोचे मान लिया। फिर से कर्ज लेकर बड़ी बहू के कमरे में भी एसी लगवा दिया। अरे बेटा, ये सब क्या कर रहे हो? इतने कर्ज का बोझा ले लोगे तो कैसे चुकाओगे बाद में? अरे पिताजी, बस कुछ दिन की बात है, कनाडा पहुंचते ही सब चुका दूंगा। वहां की तनख्वाह लाखों में होती है। घर में अब सब सपनों की दुनिया में जी रहे थे। हर कोई अपनी अपनी फरमाइश पूरी करवा रहा था। रघु और आयुष्मान अपने अपने हिस्से की सेविंग उड़ाते जा रहे थे। कर्ज बढ़ता जा रहा था, लेकिन सबके दिल में सिर्फ एक ख्वाब था, कनाडा का। तो चलो, अब तो मैं परसों कनाडा जाने ही वाला हूँ। ऐसा करते हैं कि आज एक अच्छी सी पार्टी रखते हैं और उसमें पूरी फैमिली को बुलाते हैं। कम से कम उन्हें भी तो थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा भाई। वो अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, नजदीकी दोस्तों को बुलाता है। घर में बड़ी पार्टी रखी जाती है जिसमें बाहर से बहुत कुछ मंगवाया जाता है। अरे बेटा, क्यों खर्चा कर रहा है इतना? अरे माँ, तुम इन छोटे मोटे खर्चों की चिंता मत करो, अब तो घर में पैसों की बारिश होने वाली है। पार्टी में खूब धूम रहती है। हंसी मजाक, गाने, नाच तक होता है और सब रिश्तेदार बधाइयां भी देते रहते हैं। अरे रघु बेटा, कहीं कनाडा जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रही है चाची जी। इस तरह पार्टी खत्म होती है। अगला दिन आता है। रघु और आयुष्मान सोचते हैं कि अब जब सब कुछ तय हो ही गया है तो क्यों न अपने परिवार को खुश कर दिया जाए। इसलिए दोनों भाई माँ को, भैया भाभी को, पत्नियों को, सबको लेकर शॉपिंग पर निकलते हैं। मुझे तो साड़ी चाहिए, मुझे पर्स और जूते, मुझे बस एक रुमाल दिला दे, वही ठीक है। अरे चंपा, कितनी टेंशन ले रही हो। अच्छा छोड़ो बच्चों, मुझे ना वो वाला कुर्ता दिलवा दो। रघु बिना सोचे सबको जो चाहिए दिला देता है। कार्ड से पेमेंट करता है। लोन बढ़ता चला जाता है, पर उसको परवाह नहीं थी। और फिर आता है वो दिन जिसका इंतजार सब कर रहे थे। कोई फोन आया क्या? नहीं, शायद कल आएगा। और ये सूरज सर का तो कॉल ही नहीं लग रहा। पर 8वां दिन भी निकल गया। न सूरज का फोन आया, न देव का। रिसेप्शनिस्ट का नंबर भी बंद मिला। भैया, अभी के अभी ऑफिस जाना होगा। रघु और आयुष्मान तुरंत ऑफिस पहुंचते हैं। बाहर का शटर खुला था, पर अंदर घुसते ही जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा ऑफिस खाली पड़ा था, और तो और टेबल कुर्सियां तक गायब थी। भैया, ये क्या हो गया? थोड़ी देर में और लोग भी वहां आ गए। सबका हाल वही था। हर किसी के चेहरे पर निराशा, गुस्सा और बेबसी थी। ये सब फ्रॉड था और हम सबको बेवकूफ बनाया गया। रघु वहीं ऑफिस के सामने खड़ा रह गया और सिर पकड़कर बैठ गया। तभी बातों बातों में रघु और आयुष्मान को पता चलता है कि देव तो बिट्टू नाम की इस आदमी से भी दोस्त बनकर मिला था। उससे भी बिल्कुल उसी तरीके से बात की थी और उसके भी घर आया और वही चीजें हुई। साथ ही साथ इनके अलावा कई लोगों के तो पैसे भी खा गए थे। यानी कि ये कंपनी एक फ्रॉड कंपनी थी। नेहा एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती थी, पर उसकी शादी एक अच्छे घर में होती है। क्योंकि नेहा मिडिल क्लास से थी, इसलिए उसे पैसों की कदर थी। पर नेहा के देवरानी सुरभि एक अच्छे घर से थी और नेहा की देवरानी को आया भी कुछ ही दिन हुए थे।
पर सुरभि अपने ससुराल आते ही अपने संस्कार और स्वादिष्ट खाना बनाने की कला से घर वालों का दिल जीत लेती है। सच में बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। मुझे जैसी बहू चाहिए थी, भगवान ने बिल्कुल वैसी ही बहू मुझे दी है। सच में सुरभि, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना पाती। दीदी, खाने में स्वाद तो होगा ही ना जब अच्छी और महंगी क्वालिटी के सामान इसमें जाएंगी। तो मैंने सारे मसाले MDH के ही लिए थे, वो भी महंगे वाले। यहाँ तक कि सब्जियां भी मैंने नितिन जी से ही मंगवाई थी, वो भी मॉल से। सारी सब्जियां ताजी है, एकदम फ्रेश सब्जियां खाने से कोई बीमारी भी नहीं होगी। क्या तुमने फिर से सारा सामान मॉल से मंगवाया? लेकिन रसोई घर में तो सारा सामान पहले से ही रखा हुआ है और सारे अच्छी क्वालिटी के ही है, कुछ भी खराब नहीं है घर में। आप सही कह रही हैं दीदी, घर में सारी चीजें रखी है, पर सब्जियां फ्रेश नहीं लग रही थी। एक आधी टमाटर तो पिचक भी गई थी, और धनिया के तो कुछ पत्ते सूख भी गए थे। प्याज भी कोई बड़े थे कोई छोटे थे, इसलिए मुझे दोबारा से सारी सब्जी सारे मसाले मंगवाने पड़े। घर के सामान को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो फ्रेश नहीं है। अरे कोई बात नहीं बहू, तुझे जो ठीक लगे तो वो करना। अगर सब्जियां सड़ गई थी तो अच्छा हुआ जो तूने मंगवा ली। अब कल किसी को मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। फिर क्यों माँ जी? सब्जियां तो मैंने सिर्फ अभी के लिए ही मंगवाई थी। सब्जियां तो हमें फ्रेश बाजार से जाकर तुरंत बनानी चाहिए, इसलिए कल की सब्जियां लानी होगी। अब एक दिन पहले तो सब्जी लाकर घर में नहीं रख सकते ना। अगर हम 1-2 दिन पहले रख लेंगे तो सब्जियां फ्रेश कैसे रहेंगी? और घर में जो पहले की सब्जी रखी थी, क्योंकि वो खराब हो गई थी, इसलिए वो सारी मैंने फेंक दी है। क्या तुमने वो सारी सब्जियां फेंक दी बिना देखे? अरे जो खराब हो गई थी सिर्फ उन्हें फेंकती ना, सारी सब्जी को फेंकने की क्या जरूरत थी? ये तो फिजूल खर्ची है माँ जी। अरे कोई बात नहीं बड़ी बहू, वो अभी नहीं है, उसे पता नहीं है। उसे जो ठीक लगा उसने किया, पर यहाँ धीरे धीरे तो उसे सब सिखा देना। चलो अब रात बहुत हो गई है, सब आराम कर लेते हैं। सुमित्रा की वजह से नेहा कुछ नहीं कह पाती। अब अगले दिन नेहा कपड़े धो रही होती है, तभी उनके दरवाजे पर लॉन्ड्री वाला आ जाता है। मैम साहब मैं आ गया, जितने भी कपड़े हैं जल्दी से दे दो, मुझे अगले घर में भी जाना है। माफ करना भाई साहब, पर हमें अपने कपड़े लॉन्ड्री में नहीं देने। आपको यहाँ बुलाया किसने? अरे दीदी, इन्हें मैंने बुलाया है। देखिए ना, घर में कितने सारे कपड़े हैं और मशीन से सही से साफ भी नहीं होते कपड़े। और कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जिन्हें मशीन और हाथ से धोना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने लॉन्ड्री वाले को बुला लिया है। एक काम तो हमारा कम होगा। भाई साहब, आप ये सारे कपड़े ले जाओ। इस तरह सुरभि घर के सारे गंदे कपड़े लॉन्ड्री वाले को दे देती है। लॉन्ड्री वाले के जाने के बाद सुरभि, कपड़ों को लॉन्ड्री में देने की क्या जरूरत थी? ये सारे कपड़े तो डेली पहनने वाले कपड़े हैं। भला डेली पहनने वाले कपड़े कौन लॉन्ड्री में देता है? हाँ, अगर कुछ भारी कपड़ा है या कोई ऐसा कपड़ा है जिसे हम कभी कभी पहनते हैं तो वो तुम दे देते तो समझ में आता। ये तो बिल्कुल फिजूल खर्ची है। दीदी, आप सच में ना बहुत कंजूस है। इतने पैसे बचाकर क्या करोगी? हम इतने महंगे कपड़े लेते हैं और अपने हाथों से धोकर उन्हें 2 दिन में खराब कर देते हैं। अगर हम लॉन्ड्री में कपड़े देंगे तो हमारे कपड़े हमेशा नए की तरह चमकते रहेंगे। एक बार फिर सुरभि नेहा की नहीं सुनती और फिजूल खर्ची करके अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और सुरभि हमेशा फिजूल खर्ची करती, और जब भी नेहा उसे समझाने की कोशिश करती तो वो उल्टा नेहा को ही समझा देती। अब ऐसे ही एक दिन नेहा और सुरभि सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती हैं, जहां नेहा बाजार में मोल भाव करके सब्जी ले रही थी। क्या 50 रुपए किलो टमाटर? अरे भैया, अब तो टमाटर का दाम गिर गया है, फिर आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो? और पीछे टमाटर वाला देखिए 30 रुपए किलो दे रहा था। भाभी, आप इतना झूठ क्यों बोल रही हो? और क्या जरूरत है इतना मोल भाव करने की? वैसे भी ये टमाटर सही नहीं है, कहीं और से लेते हैं। सुरभि, तुम नहीं समझोगी, ये टमाटर बहुत अच्छे हैं, बस इनमें से थोड़ा सा छटना होगा। और अभी ये तुम्हें 50 रुपए में दे रहा है ना, देखना कुछ देर बाद यही 30 रुपए में देगा। तुम बस देखती रहो। भैया बताओ, सही सही रेट देना है या नहीं देना, या फिर मैं जाऊं किसी और दुकान पर? अच्छा ठीक है बहन जी, ले लो, मुझे भी तो अपना माल खत्म करना है। अब क्या था, नेहा 50 रुपए का टमाटर 30 रुपए में लेकर चल पड़ती है और सुरभि की एक नहीं सुनती। घर आने के बाद सुरभि अपनी जेठानी से कहती है, सच में दीदी, आज हम इन बासी सब्जियों का खाना बनाएंगे। कहाँ से ये आपको फ्रेश लग रहा है? आप इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझती? जो चीज सस्ती मिलती है वो अच्छी नहीं होती। 2 पैसे ज्यादा लगे पर सामान अच्छा तो मिले। सुरभि, आखिर इन सब्जियों में खराबी क्या है? एक भी सब्जी ऐसी है जो सड़ी हुई हो? नहीं ना। और वैसे भी जो चीज अच्छी दिखती है ना, वो जरूरी थोड़ी ना कि अंदर से भी अच्छी हो। और जो चीज ऊपर से अच्छी नहीं होती
जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी खराब हो। भाभी आप नहीं समझोगे, मैं आपको एक दिन दुकान लेकर चलूंगी और वहाँ के सामान में और ये जो बाजार में खुले सामान मिलते हैं ना, उनके बीच का फर्क दिखाऊंगी। हमेशा की तरह आज भी सुरभि अपनी जिठानी की बातों को ना तो सुनना चाहती थी और ना ही समझना। हमेशा की तरह आज भी सुरभि अपनी बात कहकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और सुरभि इस बार नेहा को सब्जी की दुकान में ले जाती है, जहां सब्जी से लेकर दाल, नमक, मसाले सब बिक रहे थे। सुरभि, ये तो मुझे कहाँ ले आई? ये तो बहुत बड़ी दुकान है, यहाँ सब कुछ कितना महंगा होगा, सोचा भी है तुमने? दीदी, अगर रेट ज्यादा है तो सामान भी तो अच्छा होगा। अब देख लो आप खुद ही, बाजार में जो आपने सामान लिया उस पे आपको कितना छांटना पड़ रहा था, पर इसमें देखो आप आंख बंद करके ले सकती हो कोई भी बाजार की चीज। और यहाँ की चीज में जमीन और आसमान का फर्क है, इसीलिए कहती हूँ 2 पैसे ज्यादा लगे पर सामान अच्छा मिले। अब सुरभि सारी महंगी चीजें लेती है और 3000 की सब्जियां और रसोई से संबंधित कुछ जरूरत के सामान खरीदती है। जिन 3000 को नेहा सोच समझ कर खर्चती, उस 3000 को सुरभि एक ही दिन में उड़ा देती है। अब क्या था, इतना पैसा खर्च होने के बाद नेहा का तो दिमाग ही घूम जाता है। वो घर आकर हिसाब करने लगती है, जिस पर सुरभि अपनी जेठानी से कहती है, क्या हुआ दीदी, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको किसी चीज का सदमा लग गया हो, और आप क्या बार बार बिल को और सामान को देखी जा रही हैं? मैं देख नहीं रही सुरभि, हिसाब लगा रही हूँ। आखिर हमने कितनी महंगी सब्जी ले ली जो 3000 खत्म हो गए। तुम जानती भी हो, इन 3000 रुपयों से घर का राशन और बिजली बिल जमा हो जाता है और न जाने और कितने काम हो जाते। नेहा फिजूल खर्ची देखकर परेशान थी, तो वहीं सुरभि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद सुमित्रा वहां आती है और नेहा सारी बात सुमित्रा को बताती है, जिस पर सुमित्रा नेहा से कहती है, बहू तेरा फिक्र करना बिल्कुल सही है, क्योंकि अब मुझे भी यही लग रहा है कि नेहा फिजूल खर्च करती है। उसे समझाना बहुत जरूरी हो रहा है। जरूरी नहीं कि जो चीज महंगी है वही अच्छी है, कई बार सस्ती चीज भी अच्छी और टिकाऊ निकलती है। वही तो माँ जी, सुरभि को समझा समझा कर मैं थक चुकी हूँ, पर मेरी महंगी देवरानी को कौन समझाए कि सस्ती चीज खराब नहीं होती। बहू अब तुझे ही कुछ करना होगा, मेरी तो अब तू ही आखिरी उम्मीद है। अगर ये घर छोटी बहू के हाथों में गया तो एक दिन हम रोड पर आ जाएंगे। सुमित्रा की बातें सुनकर नेहा की चिंता और बढ़ जाती है और एक दिन अपनी महंगी देवरानी को समझाने के लिए उसे अपने साथ मॉल लेकर चलती है। क्या बात है दीदी, आज आप मॉल आई हैं कपड़े खरीदने। आखिर आपको भी मेरी बात समझ में आ गई ना कि महंगी चीज अच्छी होती है और जो चीज सस्ती होती है जरूर उसमें कुछ कमी होती है, इसीलिए तो वो चीज इतनी सस्ती मिलती है। शायद तुम सही कह रही हो सुरभि, पर आज हम दोनों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी होती है और कौन सी चीज खराब। अच्छा, तुम्हें जो कपड़े यहाँ पर पसंद आ रहा है ना, ले लो। आज मैं तुम्हें कपड़े दिलाऊंगी, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। आज कोई कंजूसी नहीं। नेहा की बातें सुनकर सुरभि की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो अपने लिए 10,000 की एक साड़ी खरीद लेती है। अब क्या था, नेहा सुरभि को अपने साथ एक छोटी सी दुकान में लेकर चलती है। सुरभि, तुम्हें महंगी चीज पसंद थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें मॉल से साड़ी दिलाई। अब मुझे तो सस्ती वाली चीजें पसंद है भाई। तुम मुझे वैसे ही साड़ी इस छोटी सी दुकान से दिला दोगी? भाभी कैसी बात कर रही हो, मैंने मॉल से जो साड़ी ली है ना, वहाँ डिजाइनर कपड़े ज्यादा बिकते हैं। इतनी महंगी और अच्छी साड़ी इस दुकान में कहाँ से मिलेगी? अरे बहन जी, आप दोनों साड़ी की बात कर रही हो, हमारे यहाँ हर तरह की साड़ियाँ मिलती है। एक बार आप मुझे दिखाओ, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। दुकानदार के कहने पर सुरभि अपनी साड़ी निकाल कर दिखाती है और दुकानदार उसे ठीक वैसी ही साड़ी निकाल कर उसके सामने रखता है। दुकानदार के पास बिल्कुल वैसी ही साड़ी थी और रेट बताते हुए कहता है, ये लो मैडम आपकी साड़ी, ठीक वैसी जैसे आपने मांगी थी। आपको ये साड़ी मुझसे कम दाम पर और अच्छी कहीं नहीं मिलेगी। ये साड़ी सिर्फ 2000 की है। क्या 2000 की? दीदी 2000 वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ये साड़ी मॉल से ही ले लो, वहाँ की साड़ी अच्छी और टिकाऊ होती है। जरूर इस साड़ी में ना कुछ गड़बड़ होगी, वैसे भी यहाँ के कपड़े में फर्क होता है। ये साड़ी पुरानी होगी या तो कोई ना कोई दिक्कत होगी, इसीलिए तो सस्ते में दे रहा है। नहीं नहीं भैया, मुझे ना ये साड़ी बहुत पसंद आई है, आप इस साड़ी को पैक कर दो। पर दीदी, सुरभि नेहा को वो साड़ी लेने से मना करती है, पर नेहा वही साड़ी लेती है और दोनों साड़ी लेकर एक दूसरी दुकान में जाते हैं, जहाँ पुराने कपड़े लिए जाते थे और बदले में सामान दिया जाता था। भैया, ये मेरी साड़ी है, मुझे इसका कोई काम नहीं है, इसे आप रख लो और बताओ कि इसके बदले में मुझे क्या मिल सकता है। मैडम, ये साड़ी तो बिल्कुल नई लग रही है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है।
आप ये साड़ी देकर कुछ दूसरा सामान लेना चाहती हो? खैर, ये आपकी मर्जी है, पर मैं आपको इस टब के अलावा और कुछ नहीं दे सकता एक साड़ी के बदले। क्या? इतनी अच्छी साड़ी देने पर ये एक छोटा सा टब? अच्छा, अगर मैं इससे भी महंगी एक और साड़ी आपको दूंगी तब तो आप मुझे बाथ टब दोगे ना? हाँ बिल्कुल। अब नेहा सुरभि की साड़ी निकालती है और उस आदमी को देती है, पर टब वाला सुरभि की साड़ी लेने से ही मना कर देता है। मैडम, ये साड़ी हमारे किसी काम की नहीं है, इसे तो हम फ्री में भी ना लें। अगर आपको बाथ टब चाहिए तो आपने जैसे पहले साड़ी दी थी ना, वैसी कोई दूसरी साड़ी ला कर दो। इस साड़ी से आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसी साड़ी से आपको कुछ लेना है तो कम से कम 4-5 साड़ियाँ लेकर आओ। कितनी हल्की साड़ी है ये, किसी पुराने कपड़े पर काम करके नया बना दिया ऐसी लग रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जानते भी हो ये साड़ी कितनी महंगी है, और ये एक डिजाइनर साड़ी है, और इससे पहले जो तुमने ली थी वो सिर्फ 2000 की थी। मैडम, आप लोग महंगी चीजें खरीदने वाले लोग हो, पर हमारा काम है एक चीज को एक नजर में देखकर बताना कि कौन सा कपड़ा अच्छी क्वालिटी का है और कौन सी बेकार क्वालिटी का। उस आदमी की बात सुनने के बाद सुरभि को समझ में आ जाता है जो नेहा उसे काफी समय से समझाना चाहती थी, कि हर महंगी चीज जरूरी नहीं होती कि अच्छी ही हो, और हर सस्ती चीज जरूरी नहीं कि खराब हो। इसलिए इंसान को अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करने चाहिए। आप पैसों की कद्र करोगे तो ही पैसे आपकी कद्र करेगा। जिसके बाद फिर कभी सुरभि फिजूल खर्ची नहीं करती और चीजों को देखकर परख कर लेना शुरू कर देती है। अगर मुझसे पूछा जाए कि ससुराल में सबसे खास चीज कौन सी होती है, तो मैं कहूंगी कि अगर आपके ससुराल में आपकी सास आपसे खुश है ना, तो पूरा ससुराल आपकी मुट्ठी में है ना? सही बात। और यही सोच हमारी सोनिया की भी थी, इसीलिए तो वो अपनी शादी के पहले इतनी तैयारी कर रही थी जिससे शादी के बाद किसी को भी उससे कोई शिकायत ना हो। अरे सोनिया, क्या कर रही है? इस वक्त कितनी देर हो गई है? अरे माँ, मैं ना ऑनलाइन एक नई डिश देख रही थी, बस वही बनाने की कोशिश कर रही थी। अरे अब कुछ दिन बचे हैं तेरी शादी में, थोड़ा सा तो आराम कर ले बेटा। माँ, कुछ ही दिन बचे ना, इसीलिए तो करना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाकर मैं फेल हो जाऊं। पर इतना कुछ तो सीखा है तूने, पहले से ही खाना बनाना, सिलाई बुनाई सब कुछ तो आता है तुझे, फिर क्यों इतनी चिंता कर रही है? माँ, तुम्हें पता है ना सासें कैसी होती हैं, पता नहीं कब कौन सी बात इन्हें बुरी लग जाए। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए मैं सब कुछ सीखना चाहती हूँ जिससे मेरी सास मुझसे कभी भी नाराज ना हो। और अगर फिर भी तेरी सास तुझसे नाराज हो गई तो फिर क्या, मैं उन्हें मना लूंगी। मैं वैसी बहू नहीं बनना चाहती जो सास को हमेशा ही गुस्सा दिलाती रहे। अगर वो गुस्सा हो जाएंगी तो मैं उन्हें मना लूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तू एक अच्छी बहू साबित होगी। चल, अब बहुत देर हो गई है, सो जा। ठीक है माँ। सोनिया ने शादी से पहले ही सब सीख लिया था, जिससे शादी के बाद किसी को भी उस पर सवाल उठाने का या नाराज होने का मौका ही ना मिले। लेकिन वो कहते हैं ना, आप जो सोचते हैं ससुराल के बारे में वैसा होता नहीं है। सोनिया के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। सोनिया शादी के बाद जब अपनी माँ से बात कर रही है। अरे क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? क्या बताऊँ माँ, क्या सोचा था मैंने, शादी के बाद ये करूंगी वो करूंगी, यहाँ घूमने जाऊंगी, वहाँ शॉपिंग पे जाऊंगी, पर यहाँ तो मेहमान रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जब देखो कोई ना कोई आ ही जाता है। मेरी शादी को 5 महीने हो गए, लेकिन इन लोगों का आशीर्वाद खत्म ही नहीं हो रहा। अभी भी कोई मेहमान है क्या तेरे ससुराल में? हाँ माँ, मेरी सास की बहन आई हुई है और उनके पति आज जा रहे हैं। सुबह से उनके लिए खाना बना रही थी। अनुज और मुझे तो घूमने का भी मौका नहीं मिल रहा है। अरे तुम अपनी सास से बात करके देखो ना, उनसे कह कर देखो। अरे माँ, अब उनसे कैसे कहूँ कि मुझे आपके मायके वाले अच्छे नहीं लग रहे? वो बुरा नहीं मान जाएगी क्या? तभी अचानक कावेरी आ जाती है। सोनिया, चलो मौसी जी जा रही हैं। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? कहीं इन्होंने मेरी बात तो नहीं सुन ली होगी। हे भगवान, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। सोनिया को लग रहा था कि उसकी सास ने उसकी बातें सुन ली है, इसलिए वो मन ही मन घबरा रही थी। उसकी मौसी जी के जाते ही सोनिया कोशिश कर रही थी कि वो अपनी सास को बहला सके। कितनी अच्छी है ना मौसी जी, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है ना अनुज? हाँ, मेरी तो बचपन से ही फेवरेट है मौसी जी। और कितने सारे तोहफे भी लेकर आई थी, मुझे तो बहुत पसंद आए सच में। हाँ वो तो है। चलो मैं चलता हूँ, मेरे ऑफिस का भी वक्त हो गया है। हाँ हाँ, आप जाइए, मैं हूँ ना यहाँ माँ जी का ध्यान रखने के लिए। मुझे पता है, पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बार बार?
आप चाय पियेंगी? कावेरी नाम में सर हिलाकर अंदर कमरे में चली जाती है। माँ जी ने जवाब भी नहीं दिया, यूं ही चली गई कमरे में। अरे शायद थक गई होंगी, इसलिए आराम करने चली गई होंगी। चलो मैं भी चलता हूँ। थक गई है या रूठ गई है? मुझे तो लगता है शायद उन्होंने मेरी बात सुन ली है, इसलिए मुझसे कुछ कहा भी नहीं, बात भी नहीं कर रही, ऐसे ही कमरे में चली गई। कुछ कर सोनिया, कुछ कर, कुछ भी करके उन्हें मनाना होगा, वरना अगर उन्होंने अनुज को बता दिया कि मैं उनकी मौसी जी की माँ से बुराई कर रही थी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं उन्हें कुछ भी करके मना कर ही रहूंगी। सोनिया की सास बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सो गई। 1 घंटे से भी ऊपर हो गया था, लेकिन वो कमरे से बाहर ही नहीं आ रही थी। अब सोनिया को ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वो खुद ही सास के कमरे में जाकर उनसे बात कर ले। माँ जी, आप सो रही हैं अभी तक? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कावेरी हाँ में सर हिला देती है। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? चाय बना कर लाऊं? आपके सर का दर्द भी उतर जाएगा। और ये तो कुछ जवाब भी नहीं दे रही, अब क्या करूं? चाय के लिए भी मना कर रही है, अब कैसे मनाऊं? नहीं 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 नहीं, सोनिया कैसे भी करके इन्हें अनुज के आने से पहले मनाना ही होगा। और कावेरी बिना कुछ कहे सो जाती है। सोनिया बार बार कोशिश कर रही थी अपनी सास को मना पाए, लेकिन उसकी सास उससे बात करने के लिए राजी नहीं थी। लेकिन सोनिया भी हार मानने वालों में से कहाँ थी, वो अपनी कोशिश जारी रखती है। माँ जी देखिए, मैंने आपके लिए क्या बनाया है, आपकी पसंद की सारी चीजें। छोले हैं, हलवा है, पूरी है और आपकी पसंद का रायता भी है। कावेरी बिस्तर से उठती है और नाम में सर हिलाती है। अरे माँ जी, खाकर तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सब आपकी पसंद का खाना है। नहीं खाएंगी आप? सच में? मैं आपके लिए और कुछ बनाकर लाऊं? अरे इन्होंने तो ठान ली है कि कोई बात नहीं मानेंगी मेरी। लगता है आज तो मेरी शिकायत अपने बेटे से करके रहेंगी। क्या सोचेंगे अनुज मेरे बारे में कि मैंने उनकी माँ को नाराज कर दिया, वो खाना भी नहीं खा रही। अब क्या करूं, मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ। नहीं 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 नहीं, सोनिया तो इस तरह हार नहीं मान सकती, तुझे कुछ और सोचना होगा। सोनिया खाना लेकर बाहर आ जाती है क्योंकि उसकी ये चाल भी काम नहीं आती। अब सोनिया ने सोचा कि शायद उसकी सास किसी तोहफे से मान जाए, इसलिए उसने बाजार जाकर कई सारी चीजें खरीदी और अपनी सास के पास आई। माँ जी देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये देखिए, मैं आपके लिए ना गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लाई हूँ। आपको बहुत पसंद है ना फूल? कावेरी गुलदस्ता लेकर पास पड़े टेबल पर रख देती है। यही नहीं, बहुत कुछ है आपके लिए। ये देखिए, मैं आपके लिए ये प्यारा सा सूट लेकर आई हूँ। आपको कैसे लगा? आप पहन कर देखिए ना। कावेरी बिस्तर से उठती है, पहन कर देखती है और उतार कर अलमारी में रख देती है। अच्छा, ये भी नहीं? तो ये देखिए, मैं आपके लिए नया पर्स लाई हूँ। ये तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है ना? बहुत सुंदर। कावेरी पर्स को अच्छे से देखती है और उसे भी अलमारी में रख देती है। माँ जी, मैं आपके लिए गजरे भी लाई हूँ। देखिए ना, आप इन्हें लगाकर बिल्कुल मधुबाला लगेंगी। कावेरी गजरा लेकर बालों में लगाती है। और ये तो अभी भी गुस्सा है बहुत। अब तो मैंने सारे नुस्खे आजमा के देख लिए, क्या करूं अब? तभी कावेरी फिर से सो जाती है। सोनिया की हर कोशिश नाकामयाब गई थी, क्योंकि अभी तक कावेरी ने ना कुछ खाया था और ना ही उससे बात की थी। और अब तो पूरा दिन निकलने के बाद अनुज भी ऑफिस से आ चुका था। अरे माँ कहाँ है सोनिया? वो सुबह से अपने कमरे में ही है, ना कुछ खाया ना मुझसे बात कर रही है। क्या? मैं अभी जाकर देखता हूँ। अब तो मैं पक्का गई। क्या सोचेंगे अनुज मेरे बारे में? आज तो गुस्सा हो ही जाएंगे। मैं पैर पकड़ लूंगी माँ जी के, माफी मांग लूंगी, और क्या। सोनिया, सोनिया यहाँ आना। ये लो, आ गया बुलावा। हे भोलेनाथ, बचा लेना। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम जानती हो सच में कि माँ का आज मौन व्रत था? क्या? उनका आज मौन व्रत था? पर सुबह तो वो बात कर रही थी। अरे वो तो मुहूर्त के हिसाब से 12 बजे के बाद व्रत शुरू करती है ना। हाँ बहू, पर तूने तो आज मेरे लिए इतना कुछ ला दिया। चल अब खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। ये लो, मैंने इतनी मेहनत की, पूरा दिन गवाया, इतने पैसे खर्च कर दिए, बस ये सुनने के लिए कि इनका मौन व्रत था। अरे सासू माँ पहले ही बता देती। अरे अब क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि मैं भी मौन व्रत रख लूं।
आपकी सासू माँ भी ऐसे रूठी है क्या कभी? कमेंट में बताइएगा। समाज ने लड़कियों के लिए कुछ बंधन बनाए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो उन बंधनों में बंधी रहे, लेकिन जब लड़की वो बंधन तोड़ देती है तब वो बेचारी नहीं रहती। ऐसी ही एक कहानी है 25 साल की मेघा की। मेघा की शादी सुबोध से हुई है। वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है, लेकिन उसकी माँ कंचन को अपने बेटे की नौकरी पर बहुत घमंड है। मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है और फिर भी इतनी मामूली सी लड़की से शादी कर ली। अगर किसी बड़े घर की लड़की से शादी करता तो खूब सारा दहेज, रुपया, पैसा मिलता मेरे बेटे को। मेघा, मेघा, कहाँ मर गई? जल्दी आ। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? तो सारा दिन घर में पड़े पड़े करती क्या रहती है? कुछ घर का काम भी देख ले। देख घर कितना गंदा पड़ा है। कोई मेहमान घर पर आ गया तो क्या कहेगा? माँ जी, मैंने तो सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई कर दी थी। देखिए तो घर तो साफ है। मैं अपना खाना बनाने जा रही हूँ। बस तुझे तो काम ना करने के बहाने चाहिए। अरे मत कर कुछ काम, जाकर आराम से सो जा, मैं खुद कर लूंगी। बुढ़ापे में बस यही देखना बाकी रह गया था। एक तो काम करती नहीं, ऊपर से जुबान चला रही है। सास के बार बार ताने सुनाने पर बेचारी मेघा ने दोबारा से घर का सारा काम किया और खाना बनाने के लिए लेट हो गई। जब सुबोध घर पर आया तो खाना तैयार नहीं था। क्या हुआ मेघा, आज तुमने खाना बनाने में बहुत देर कर दी? तुम ठीक तो हो ना? इसे क्या होगा, बिल्कुल ठीक है ये। अरे बस सोती रहती है दिन रात, यह नहीं कि घर का कुछ काम कर ले। इस तरह कंचन मेघा को बहुत परेशान करने लगी थी। एक दिन कंचन ने सुबोध से कहा, सुबोध, मेरी मान तू अपनी पत्नी को तलाक दे दे। मैं तेरी शादी किसी अच्छी और अमीर घर की लड़की से करा दूंगी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ना तो ये कुछ काम करती है, ना किसी चीज का ध्यान रखती है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। माँ, कैसी बात करती हो आप? मैं मेघा से बहुत प्यार करता हूँ, उसे तलाक नहीं दे सकता। और आज के बाद मुझसे इस बारे में आप कभी कोई बात नहीं करेंगी, समझिए आप। सुबोध गुस्से में वहां से चला जाता है और कंचन सोचने लगती है, इस मेघा नाम की बला ने न जाने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। आज मैं प्रण लेती हूँ कि मेघा को तो इस घर से और अपने बेटे की जिंदगी से निकलवा कर रहूंगी। एक दिन कंचन और सुबोध को पता चलता है कि मेघा माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर कंचन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो सुबोध के मन में नफरत फैलाना शुरू कर देती है। सुबोध बेटा, तुझे मेरी बात पर यकीन तो आएगा नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि तेरी बीवी के चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो घंटों घंटों तक छत पर रहती है और मोहल्ले के लड़कों से बात करती है। माँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, आपकी बातों पर मुझे यकीन नहीं है। अब कभी आप मुझसे ऐसी बातें नहीं करेंगी। मैं मेघा से प्यार करता हूँ, ये बात आपको क्यों समझ में नहीं आ रही? बेटा, तुझे बताना मेरा फर्ज था, सो मैंने बता दिया। आगे तेरी मर्जी। सुबोध को भले ही माँ की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके मन में मेघा को लेकर शक पैदा हो चुका था। सुबोध जब भी काम से घर आता तो कंचन किसी न किसी बहाने मेघा को छत पर भेज देती। एक दिन सुबोध ने मेघा से पूछा, मेघा, तुम सारा दिन छत पर करती क्या रहती हो? तुम्हें अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। मैं सारा दिन छत पर तो नहीं रहती, जब माँ भेजती है तभी जाती हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देखो मेघा, माँ तुम्हारे बारे में मुझसे न जाने क्या क्या बोलती रहती है, लेकिन कभी भी मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। बस एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैंने कभी भी तुम्हें कुछ गलत करते हुए देख लिया ना, तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। एक दिन कंचन के घर की लाइट चली गई और सुबोध के आने का समय भी हो गया था। कंचन ने मौके का फायदा उठाकर मेघा के कमरे में एक लड़के को भेज दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय सुबोध भी आ गया। माँ, घर में इतना अंधेरा क्यों है? और मेघा कहाँ है? लाइट गई है बेटा। तेरी बीवी अपने कमरे से कभी बाहर निकलती है भला? होगी अपने कमरे में, जाकर देख ले क्या कर रही है।
सुबोध अपने कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही लाइट आ जाती है। कमरे में से एक लड़का निकलकर भाग जाता है। सुबोध गुस्से से मेघा से पूछता है, मेघा, कौन था ये और तुम्हारे साथ कमरे में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता सुबोध, मैंने भी इसे लाइट आने के बाद देखा। कमरे में इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ मुझे हमेशा समझाती रही कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारा कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन मैंने माँ की बात कभी नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सुबोध, ये क्या कहे जा रहे हो? ये सब सच नहीं है। आप मुझ पर शक कर रहे हो? मेघा ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन सुबोध अपनी माँ के फैलाए जाल में फंस चुका था। उसने अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुनी और उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब कंचन का रास्ता साफ था। उसने सुबोध की शादी अमीर घर की लड़की सौम्या से करवा दी, जो अपने साथ बहुत सारा दहेज लाई थी। अब आई है मेरे बेटे के टक्कर की बहू। अच्छा हुआ उस कलमुही से मेरा और मेरे बेटे का पीछा छूट गया। सौम्या और सुबोध की शादी को कई दिन बीत गए। कंचन ने सौम्या को घर के काम में हाथ बटाने के लिए कहा तो सौम्या ने अपनी सास को 4 बातें सुना दी। माँ जी, मैं यहाँ आपके घर का काम करने नहीं आई हूँ। आप तो दिन भर लेटी रहती हो, थोड़ा काम कर लोगी तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मुझे वैसे भी दिन भर बहुत काम होते हैं। कंचन को सौम्या की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे पहली बार मेघा की याद आई। वो बिना कहे सारे काम कर देती थी। इस तरह सौम्या जब देखो कभी अपनी सास से तो कभी अपने पति से लड़ती रहती। इतने दिन हो गए मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन आप दोनों ने मुझे कभी चैन से नहीं रहने दिया। कभी बोलते हो कपड़े धोले, कभी बोलते हो बर्तन धोले। अगर यही सब करवाना था तो कोई नौकरानी ले आते। शादी करने की क्या जरूरत थी आपको? और माँ जी, आपने मुझे बिना ताने मारे कभी कुछ खाने को दिया है? जब देखो ताने मारती रहती हो। पता नहीं मेरे माँ बाप ने कहाँ फंसा दिया मुझे। हे भगवान, कैची की तरह जुबान चलती है इसकी। मेरी पहली वाली बहू तो कुछ नहीं बोलती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। वो किसी गरीब घर की बेचारी सी लड़की होगी जिसने आप लोगों को इतनी आसानी से छोड़ दिया। अगर मुझे इस तरह परेशान किया ना तो मैं आप दोनों को जेल की चक्की पिसवा दूंगी। इस तरह सौम्या अपने पति और अपनी सास का जीना हराम कर देती है। सुबोध को ये बात सुनकर ज्यादा परेशानी होती है कि सौम्या कभी मां नहीं बन पाएगी। एक दिन कंचन अपने बेटे सुबोध से बात कर रही थी। बेटा, तेरी दूसरी पत्नी तो बहुत खतरनाक निकली। मेघा कितनी अच्छी थी, तूने अच्छा नहीं किया उसे घर से निकालकर। माँ, मेघा सौम्या की तरह बदतमीज नहीं थी, लेकिन उसका चरित्र भी तो अच्छा नहीं था। आप ही तो उसके प्रेम के किस्से सुनाती रहती थी मुझे। अगर उस दिन कमरे में मैं उसे किसी और लड़के के साथ नहीं देखता तो शायद मैं उसकी सच्चाई कभी नहीं जान पाता। नहीं बेटा सुबोध, वो गलत नहीं थी। मैंने ही बार बार तेरे दिल में शक भरा और उस लड़के को मैंने ही पैसे देकर मेघा के कमरे में भेजा था ताकि तू सब कुछ अपनी आंखों से देख ले और उसे घर से निकाल दे। ये बात सुनकर सुबोध को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सुबोध कुछ बोल पाता उससे पहले ही सौम्या ने सारी बातें सुन ली थी। छी माँ जी, कितनी घटिया सोच है आपकी। कोई अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुक सकती। इस तरह सौम्या घर छोड़कर चली जाती है और अपने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का केस कर देती है। सुबोध को हर महीने खर्चे के रूप में मोटी रकम सौम्या को देनी पड़ती है। इससे उनका अपना खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। मुझे अपने बेटे की नौकरी पर कितना घमंड था, लेकिन अब बेटे की नौकरी के पैसों से भी घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बेटा, तू मेघा को वापस ले आ। क्या पता वो हमें माफ कर दे तो हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाए। माँ की बात मानकर सुबोध मेघा के घर चला जाता है। वो देखता है कि मेघा एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही है। वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब करती है। मेघा सुबोध को देखकर तीखे स्वर में बोलती है, आप कौन सा नया इल्जाम देने आए हो सुबोध? मुझे माफ कर दो मेघा, मैंने तुम्हें गलत समझा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। माँ ने मुझे जो दिखाया मैंने वही देखा। मेघा, ये बच्चा हमारा है ना? नहीं सुबोध, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। इसके और मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब तुमने मुझ पर शक करके अपने घर से निकाल दिया था।
मुझे माफ कर दो मेघा, तुम मेरे साथ चलो। तुम अकेले इस बच्चे को कैसे पालोगी? नहीं सुबोध, अब मैं नहीं आ सकती। अब मैं वो बेचारी मेघा नहीं जिसे तुमने घर से निकाला था। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं। अपने बच्चे की परवरिश तुमसे अच्छी तरह कर सकती हूं। सुबोध ने मेघा से बहुत माफी मांगी, लेकिन मेघा ने अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखकर सुबोध को वापस भेज दिया। कुछ दिनों बाद सुबोध ऑफिस में उदास बैठा था। तभी उसे पता चला कि उसका नया मैनेजर आने वाला है। जब सुबोध के ऑफिस में नए मैनेजर की एंट्री हुई तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी मेघा ही थी। मेघा अब अपने पति से ज्यादा कामयाब हो चुकी है और उसने ये साबित कर दिया है कि लड़की बेचारी नहीं होती है। नहीं बुआ जी, अब कहीं नहीं जाएंगी। घर में छोटी बड़ी बातें होती ही रहती है। मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ मम्मी जी से। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी प्रिया अपनी बुआ सास की बैग पकड़े उन्हें किसी बड़े बुजुर्ग की तरह ऐसे समझा रही थी जैसे वो अपनी बुआ सास से भी रिश्ते में बड़ी हो। हम दोनों के बीच में तुम मत आओ बहू। अगर तेरी बुआ सास इस घर में आई तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बता दे रही हूँ। बुआ जी, मम्मी जी की बात इग्नोर कीजिए। मैं हूं ना, मेरे रहते देखती हूँ कौन आपको क्या बोलता है। चलिए मेरे साथ अंदर। और इस तरह अपने घर में सभी मसलों में आगे बढ़कर हिस्सा लेने वालों में से थी प्रिया। ये कहानी है आमची मुंबई के एक घर की, जहाँ श्यामा अपने पति, बहू और बेटे के साथ रहती थी। यूं तो कायदे में ससुराल में सास की ही चलती है, पर यहाँ प्रिया खुद ही हर चीज में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ जाया करती। एक रोज श्यामा के दरवाजे पर दस्तक होती है। भाभी जी है क्या? मैं अंदर आ जाऊं? लगता है दरवाजे पर कोई आया है। मैं देख कर आती हूँ मम्मी जी। मैं भी वहीं जा रही हूँ बहू, तू अपना काम कर। इससे पहले कि श्यामा दरवाजे तक पहुंचती, आटे में सने हाथों के साथ ही भागती हुई प्रिया दरवाजे पर चली जाती है। हाँ अंकल जी कहिए, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। नहीं बहू, और भी जगह इनविटेशन बांटने हैं। हमारे घर एक फंक्शन है, पूरे घर को आना है। कोई आना काने नहीं चलेगी। याद से श्यामा भाभी को कह देना गीले शिकवे भूल कर खुले मन से शादी में आ जाए। प्रवीण के जाते ही प्रिया फौरन शादी का कार्ड खोलकर शादी की तारीख देखने लगती है। तारीख देखने की कोई जरूरत नहीं है बहू, हम में से कोई शादी में नहीं जाएगा। अगर प्रवीण के घर से कोई पूछे तो कह देना हम लोग शादी की तारीख को बाहर घूमने जा रहे हैं। पर क्यों मम्मी जी? मैंने तो साड़ी भी सोच ली थी। वो मेरी नई वाली साड़ी है ना, उसे मैं कहीं पहन भी नहीं पा रही थी। उसे प्रवीण अंकल की बेटी की शादी में पहनूंगी। कार्ड देखकर ही लग रहा है कि बड़ी आलीशान शादी होने वाली है। इस प्रवीण ने ही तेरे पापा जी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में घपला करके सारी दुकान हड़प ली थी। इस शादी में तुझे जाना है तो जा। इतने लोगों की संपत्ति मार कर बैठा है। आलीशान शादी ये नहीं करेगा तो क्या हम करेंगे? पर हमें क्या मतलब मम्मी जी, हमें तो बस खाना खाकर आ जाना है। श्यामा तो अपनी बात कहकर चुप हो जाती है, पर 2 दिन बाद शादी की तारीख को प्रिया सज धज कर बैठ जाती है। किसके बारात में जाने के लिए इतना सज कर बैठ गई तू? मैंने पापा जी से बात कर ली है मम्मी जी। मैं और पापा जी प्रवीण अंकल की बेटी की शादी में जा रहे हैं। अगर आपको नहीं आना तो मत आइए, आप और आपका बेटा घर पर रुक सकते हैं। इतना खिलाता हूँ इस लड़की को, उसके बाद भी हमारे दुश्मन की शादी में भी जाकर खाना है इसे। हर चीज में अपनी ही बड़ी बन जाती है। और अपनी सास की ना सुनकर प्रिया प्रवीण की शादी में चली जाती है। शादी से लौटने के बाद ना ही पीयूष ना ही श्यामा प्रिया से बात करते हैं, पर इससे प्रिया को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन से तेरी सास का मुंह जरा उखड़ा उखड़ा सा नहीं लग रहा बहू? ठंड है ना पापा जी, मम्मी जी को ठंड ज्यादा लगती है ना, इसलिए शायद असर चेहरे पर दिख रहा होगा। वरना और क्या हो सकता है। इतनी अच्छी बहू है, इतना अच्छा पति, उसके बाद भी कोई दुखी रहे तो क्या कर सकते हैं पापा जी। तभी घर का फोन बजता है। हमेशा की तरह प्रिया ही फोन उठाती है। अरे बुआ जी, किसी से पूछने की क्या जरूरत है, आपका ही घर है, जब मन करे आ जाइए। नहीं बहू, एक बार अपनी सास से भी पूछ ले, उसे मेरे भाई के घर आना तक पसंद नहीं। किसे आने को कह रही है बहू? कौन है फोन पर? उषा बुआ थी मम्मी जी, कह रही थी एक बार अपनी सास से पूछ ले। मैंने कहा क्यों पूछना है सास से, जो होगा मैं देख लूंगी। आप आ जाइए। तो वो ना आज शाम को हमारे घर आ रही है। देख रहे हैं आप, ये बहू लेकर आए हैं हम, जो उषा को हमारे घर बुलाना चाह रही है। मेरी आपसे शादी ना हो उसके लिए उषा ने न जाने कितने पापड़ बेले थे। मुझे उसका मुंह भी नहीं देखना। वो आएगी तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। तुम भी ना श्यामा पहले की बात लेकर बैठी हुई हो।
कितने साल हो गए इस बात को, अब भूल भी जाओ। उषा भी तो उस वक्त बच्ची ही थी, उसे क्या पता था कि तुम्हारा मन इतना कोमल है। और शाम ढलती ही उषा अपने मायके आ जाती है। उषा को अपने सामने देखते ही प्रिया उसकी ऐसी आव भगत करने लगती है जैसे उषा इस घर की नई नई बहू हो। जब तुझे पता है बहू कि मुझे टिंडे पसंद नहीं, तो क्या जरूरत थी टिंडे बनाने की? अरे मम्मी जी, बुआ जी को पसंद है ना टिंडे, अब उनकी पसंद का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? तो कम से कम प्लेट में टिंडों के साथ रोटियां तो दे देती। अब सिर्फ टिंडे ही खाऊं क्या मैं? रोटी भी तो दे। श्यामा प्रिया से बार बार रोटी मांगती जाती है, पर प्रिया हर बार अपनी बुआ सास की प्लेट में रोटी रखकर चली जाती। बहुत बड़ी चड्डी बन रही है ना तू। अपनी बुआ सास की विदाई के वक्त का लिफाफा भी अब तू ही देना अपने पैसों से, मुझसे मत मांगने आना। अब भी नहीं सुधरी तू। शादी के पहले जब हम दोस्त थे तब मेरे पैसे का खाती थी, और आज मेरे भाई के पैसों का। फिर भी मेरे यहाँ आने से ऐसे चिढ़ रही है जैसे तेरी जेब कट रही है। देख रहे हैं भैया, आए हुए 2 मिनट नहीं हुए मुझे कि मेरे जाने के वक्त देने के लिफाफे के बारे में बात करने लग गई तुम्हारी बीवी। मुझे नहीं रहना इस घर में, जा रही हूँ मैं। हाँ। और अपना बैग उठाकर उषा सीधा घर से बाहर निकल जाती है। अपनी बुआ सास को घर से रूठ कर जाता देख प्रिया भागकर उसका बैग पकड़ लेती है। नहीं नहीं बुआ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। घर में छोटी बड़ी बातें होती रहती है, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ मम्मी जी से, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। और अपनी सास के खिलाफ जाकर प्रिया इस तरह चीजों को संभालती रहती है जैसे कि घर की सबसे बड़ी वही है। और इस बार श्यामा का पारा चढ़ जाता है। अगले दिन वो अपने भाई से फोन पर बात कर रही होती है। तू अपना दुख क्या बोल रही है बहना? तुझे नहीं पता मेरी बहू कैसी है, जीना हराम कर दिया इसने। लगता है हम इसके आगे कुत्ते बिल्लियां हैं। क्या हुआ मामी जी? महेश मामा जी रो क्यों रहे? ऐसा क्या कर दिया उनकी बहू ने? मैं बात करूं क्या? इस बार तो तू ही बात कर बहू। तू ही इतनी समझदार है जो इस मसले को सुलझा सकती है। मैं ना पीयूष को गाड़ी निकालने को कह देती हूँ। तू जा महेश मामा जी के घर पर और उनकी बहू से बात कर कि जरा तमीज से अपने ससुराल वालों के साथ पेश आए। और जानबूझकर अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए श्यामा उसे अपने भाई की बहू से बात करने को भेज देती है। क्या बात हो गई पूजा? ये क्या तरीका है? कौन बात करता है अपने ससुर से इस तरह? ये कहती हुई प्रिया पूजा के कंधे पर हाथ रखती है। अब ये मत समझना कि मैं तुमसे बुरी तरह पेश आ रही हूँ। मुझे अपनी सहेली समझ कर ही बता दे, क्या है तेरे दिल में? हाथ नीचे कर, नीचे कर। अबे हाथ नीचे कर। बड़ी आई अपने घर की मालकिन बनने वाली। और तू मुझे बताएगी कैसे पेश आना है अपने सास ससुर के साथ और कैसे नहीं? जब तू खुद अपनी सास की कदर नहीं करती, अपने घर की मालकिन बनी बैठी है, हर चीज में ऐसे बढ़ चढ़ कर आती है जैसे अपनी सास की भी सास है तू। और आज देखो श्यामा बुआ जी, मुझे समझाने आती तो समझ में भी आता, पर उसमें भी तू आ गई जैसे मेरे ससुर की अपनी बहन तो तू ही है। वैसे चेहरे की झुर्रियां देखी जाए तो बहन तो तू ही लगती है। ये क्या तरीका है बात करने का? अभी बातें तो मैंने शुरू नहीं की प्रिया जी, सही में मैंने मुंह खोल दिया ना तो उसके बाद तेरे मुंह से झाग ही आता दिखेगा। और वैसे भी तू नहीं कहा था ना मुझे कि मुझे सहेली समझकर बात कर, तो मैं अपनी सहेलियों से इसी तरह बात करती हूँ, सुन। और ये कहकर इस बार पूजा ही प्रिया के कंधे पर हाथ रख देती है, जिससे प्रिया बुरी तरह सहम जाती है। ये कहाँ फंस गई मैं? ये तो कुछ अलग ही टाइप की औरत है, कहीं इसने मुझे पीट दिया तो मेरा क्या होगा? मामा जी, मैं क्या कह रही थी, मुझे ना बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं निकलती हूँ। अपना अपने घर का मसला खुद ही सुलझा लीजिएगा। और पूजा का हाथ अपने कंधे से हटाती हुई प्रिया यूं दुम दबाकर अपने मामा ससुर के घर से भागती है कि फिर कभी भी किसी और के मैटर में बड़ी बनकर आगे आने वाली उसकी हरकत को हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग जाता है। अरे बहू, वो बगल की सुशीला है ना, उसके घर में कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो गया है, जाकर देखेगी क्या तू? नहीं मम्मी जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ। पिछली बार मार खाते खाते बची थी, इस बार तो जरूर पीट कर आऊंगी। और कुछ इस तरह श्यामा का टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।